संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इस भारतीय संविधान को, इस पुस्तक के चारों तरफ सुंदर पुष्पों से, सुंदर चित्रों से अलंकृत किसने किया था? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने मिल करके इसे सजाया और अलंकृत किया था। किसको? भारतीय संविधान को। अगले सवाल पर चलते हैं। आंध्र राज्य अधिनियम भारत के भाषाई आधार का गठन किया गया था। किसके तहत किया गया था? तो प्रथम के तहत इसका गठन किया गया था। संघवाद भारत संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। राज्य क्या है? संघीय सरकार के एजेंट हैं, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेस नेताओं में से एक थे? तो उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। इसी को हम लोग कौन सा रिपोर्ट कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। और उसके प्रमुख कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो पिता थे किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम सुने हैं, ये संघ के कार्यकर्ता थे और 1947 के बाद के मंत्रिमंडल में त्यागपत्र देने वाले कैबिनेट मंत्री यही थे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। अगले सवाल पर आते हैं। नेहरू रिपोर्ट निम्न से संबंधित था। किससे संबंधित था नेहरू रिपोर्ट? तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध था संवैधानिक ढांचे से। संवैधानिक ढांचे से संबंधित था नेहरू रिपोर्ट, जो कब लाया गया? 1928 में। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? तो यह इसमें शामिल है कि सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। यह शामिल नहीं है। अध्यक्षीय स्वरूप को मांग नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है कि भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी हाथों से लिखा गया था। ये सही है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना अस्थायी, गलत है। हंटर कमीशन के तहत संविधान सभा, नहीं, गलत है। 26 अगस्त को संविधान दिवस, जी नहीं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो पहला ऑप्शन ही क्या है? सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो इसको हम लोग भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसके पहले चार्टर एक्ट था। इसके पहले क्या था? तो चार्टर एक्ट था, जिसकी शुरुआत 1773 से हुई और कब तक रही? 1853 तक थी। और 1858 में जाकर के इसमें परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम क्या किया गया? भारत सरकार अधिनियम, जो 1858 से शुरू हुआ और कब तक रहा? 1947 तक। कब तक? 1947 तक भारत सरकार अधिनियम। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। यानी हमारे नए संविधान के लागू होने से पहले तक कौन सा कानून लागू था? 1935 का संविधान ही लागू था। 26 जनवरी 1950 को ही समाप्त हो गया कौन सा अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो गया और नया कानून लागू हो गया। 1774 में किस शहर में फोर्ट विलियम शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? आप जानते हैं, कलकत्ता में। तो ये कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट बना था, ये सन 1774 में बना। और किस अधिनियम के तहत बना था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। और इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एलिजाह इम्पे। ब्रिटिश भारत के उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजाह इम्पे थे, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये 4 सदस्यीय न्यायाधीश इसमें थे, हाइड, लिमिस्टर, चैम्बर, और मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था लागू किया था, जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? 1853 का चार्टर एक्ट। पहली बार सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा इसी अधिनियम के तहत कराई गई थी। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कराई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी तरह जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
और ये लाया गया वारेन हेस्टिंग्स के काल में। उस समय बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, क्योंकि इससे जिसने प्रस्ताव लाया था उनका नाम ही विलियम पिट्स था, इसलिए उनके नाम पर अधिनियम का नाम रखा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में किस रिपोर्ट की सिफारिश करते हुए सुधारों को शामिल किया गया था? तो इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया था? 1909 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1909 में लाया गया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का था। 1833 के चार्टर एक्ट ने डैश के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और नागरिक सैन्य शक्तियां उसमें निहित थी। तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? आंसर वही है, आयोग ने बदल दिया थोड़ा। यही नेहरू रिपोर्ट ही था, ये नेहरू रिपोर्ट ही है जो 1928 में लाया गया। पर आयोग का नेचर देख रहे हैं किस तरह से सवाल अलग अलग शिफ्टों में सवाल के स्वरूप को बदला है, पर आंसर वही है। ये समझना होगा मेरे विद्यार्थियों आपको। इसीलिए तो बोला जाता है PIQ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर PIQ नहीं शामिल किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया आपने, केवल परीक्षा दे रहे हो, बाकी कुछ नहीं। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। और भारत में जो संविधान सभा गठन की गई थी, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर गठित किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कौन मिशन आ गया था? कैबिनेट मिशन। और इसी मिशन के रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? 1950 में। 1950 में ही संविधान सभा को भंग कर करके उसके नाम पर क्या रख दिया गया? संसद। तो संविधान सभा का वर्तमान नाम क्या है? संसद। और संविधान सभा का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। संविधान सभा का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और नया नाम क्या है? भारतीय संसद। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक बैठक की थी? टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो अधिकतम हम 3 वर्ष लगाएंगे। कितना वर्ष? 3 वर्ष लगाएंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग 65 लाख रुपए से अधिक का खर्चा आया था। प्रारूप समिति का इसमें बड़ा योगदान था, जो 7 सदस्यीय समिति थी, प्रारूप समिति। 21 दिसंबर 1947 तक जानकारी के अनुसार भारत संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। अब आपको लगेगा ये कैसे? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिश की थी कि 10 लाख की जनता पर एक संविधान सभा सदस्य चुना जाएगा, तो उस आधार पे कुल 389 सदस्य आए। कितने सदस्य आए? 389 सदस्य हुए। अब 389 सदस्यों में 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासत से थे और 4 मुख्य कमिश्नरी प्रांत से थे। तो टोटल तो 389 था, लेकिन 299 क्यों बचे? तो इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो शेष सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और इन 299 सदस्यों में से बात अगर हम करें तो जब संविधान सभा एक्सेप्ट किया गया तो बात हुआ कि कितने लोग संविधान को स्वीकार करेंगे। तो 299 में से केवल 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किया, बाकी शेष ने हस्ताक्षर भी नहीं किया भारत के संविधान को अपनाने के लिए। 299 में से 284 सदस्य शामिल हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल थीं। कितनी? 8 महिलाएं हस्ताक्षर करने में शामिल थीं। वैसे संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। कितनी थीं? 15 महिला। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एयाज रसूल भी थी। लेकिन हस्ताक्षर करने में कितनी महिलाएं शामिल हुई? 8। और कितने सदस्यों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया? 284। और आखिरी 1947 में बचे कितने थे? 299। टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य आए थे? 389। यहीं पर ध्यान रखना, अगर पूछा जाए संविधान सभा में कितने सदस्यों को लेकर चुनाव हुआ था? 296। 292 ब्रिटिश प्रांत के और 4 मुख्य कमिश्नरी प्रांत को मिला के 296 का चुनाव हुआ था। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आई थी? कांग्रेस।
अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है, संविधान सभा का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? मसौदा या इसी को हम लोग मसौदा समिति को ही हम लोग कहते हैं प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये अंबेडकर साहब को छोड़कर 6 सदस्यीय टीम थी। इसी को हम लोग पांडुलेखन या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ समितियां यहाँ पर देख सकते हैं। आवास समिति की अध्यक्षता कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया। वित्त और स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ विदेशी स्रोत की बात करें, आगे सवाल पूछा भी गया है। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। जर्मनी से आपातकाल और राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन। ये सभी कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से। निर्वाचक में पहली बार मिली थी, निर्वाचक भारत में पहली बार कब मिला? तो 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला था? तो संविधान सभा 1946 में मिला। अगला सवाल है कि संविधान सभा के स्थान पर भारतीय संविधान का अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो इनके स्थान पर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान में रखना यहाँ 2 बात। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने अध्यक्षता की थी। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही संविधान सभा के दूसरे एवं पहले अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में द्विसदनीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका से ही ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली भी यहीं से ली गई है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से ही है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा है? आयरलैंड। खूब बार पूछा गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। मौलिक अधिकार, महाभियोग, ये सभी कुछ कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आप कमेंट करके इसका आंसर आप बताइए। अगले सवाल पर आते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है या अपनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है एकल नागरिकता। भारत संविधान की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान पर अपनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम पर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप जानते हो कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। 3 सूचियां हमारे संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तो संघ पे कानून केंद्र बनाता है, राज्य पे राज्य सरकार, समवर्ती पे संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। और ऐसे विषय जो ना तो संघ में हो, ना राज्य में, ना समवर्ती पे, उसी को अवशिष्ट सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट। और अवशिष्ट कहाँ से लिया गया? कनाडा से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? देखो कितना आसान सवाल है, सरल बिल्कुल। यूएसएसआर, जिसे आज हम लोग रूस भी कहते हैं। यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया, किसके रूप में? रूस के रूप में। पंचवर्षीय योजना भी यहीं से लिया गया, रूस से। भारतीय संविधान में याचिका और द्विसदनीय पद्धति किस देश से संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, जो भी ऑप्शन में हो। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप, देख रहे हो बार बार सवाल ये आ रहा है, इतना आसान और हलवा लल्लन टाप सवाल है। इनको भी अगर गलत करो आप तो फिर सही तो नहीं है। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो भाग 4 में। भाग 4 में उल्लेख है किसका? डीपीएसपी का।
DPSP का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो दोस्त कमेंट करके मुझे बताओ DPSP किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था, मुझे कमेंट करके बताना। बाकी हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जिक्र है किसका, DPSP का। और यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, या कह सकते हैं कि यह वाद योग्य नहीं है। DPSP क्या है, वाद योग्य नहीं है, यानी इसके आधार पर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। किसके आधार पर, DPSP के आधार पर। हम लोग जानते हैं भाग 6 में किसका उल्लेख है, राज्य का। और फिर बात करते हैं हम लोग कि भाग 3 में किसका है, नागरिकता का, सिटीजनशिप का उल्लेख है। और भाग 3 में किसका है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का। किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अब मैं आपको ये दृश्य और स्वरूप दिखाने वाला हूँ कि भारतीय संविधान का कौन, अगर इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ के चले जाओ कि आज ही मान के चलो 2-3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हैं। तो आइए मैं बताने की शुरुआत करता हूँ व्याख्या के साथ। तो पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जो है मेरे मित्र, भारतीय संविधान वो कैसे बना है, तो भारतीय संविधान भागों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग पार्ट कहते हैं। ये हिंदी में भाग कहेंगे और इंग्लिश में पार्ट्स कहेंगे। भागों से मिलकर बना है। भाग किससे मिलकर बना है, अनुच्छेदों से मिलकर बना है। किससे, अनुच्छेदों से मिलकर बना है। क्या, भाग। और जहाँ भाग और अनुच्छेद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, भाग और अनुच्छेद क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, वहीं से क्या शुरू हो जाती है, अनुसूचियां। क्या शुरू हो जाती हैं, अनुसूचियां। तो आप बता सकते हो भारतीय संविधान मूल रूप में कितने भागों में बटा है, 22 भागों में। तो भारतीय संविधान में मूल कितने भाग हैं, 22। वर्तमान में कितने हैं, 25। ऐसे भारतीय संविधान, अब ये भाग जो हैं, ये 22 भाग कितने मूल अनुच्छेदों में हैं, 395 मूल अनुच्छेदों में हैं। 395 मूल अनुच्छेदों में है। वर्तमान में लगभग 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने, 470 से अधिक। अब मैंने कहा भारतीय संविधान कितने मूल भागों में बटा है, 22 मूल भागों में बटा है। वर्तमान में दोस्त कितने हो गए हैं, 25। और ये भाग किससे मिलकर बना है, अनुच्छेद से। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 470 से अधिक। तो ये डाटा याद नहीं करना है। कहते हैं जहाँ भाग और संविधान समाप्त हो जाते हैं वहाँ अनुसूची यानी शेड्यूल्ड शुरू होता है। हमारे भारतीय संविधान की मूल अनुसूची कितना है, 8 थी और अभी वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, 12 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये 3 पढ़ के चले जाओ, 2 सवाल आपको मिलना है। एक तो पार्ट, भाग के 22 भाग, अनुसूचियां और विदेशी स्रोत, ये 3 जरूर पढ़ के जाना। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल में अभी 22 भाग हैं, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। मैं आज ही बता रहा हूँ 22 भाग नहीं पढ़ने हैं, कि जो बता रहा हूँ वही पढ़ के जाओ, वही सवाल आएगा। अभी आप देखना भी। तो अब देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको वही पढ़ना है। पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, इसको हाईलाइट करना। भाग 3 मौलिक अधिकार, ध्यान रखना। भाग 4 DPSP, ठीक है। फिर भाग 4 मूल कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। फिर हमको ध्यान रखना है, इसके बाद फिर सीधा हम लोग ध्यान करेंगे किसको, तो इसके बाद आपको नोट डाउन करना है भाग 14 को। सीधा किसको, भाग 14 ध्यान में रखना है। भाग 14 को याद रखना है। भाग 14 के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, भाग 15, 14 में ध्यान रखना है कि संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है। 14 का में अधिकरण है, 14A में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल। भाग 15 ध्यान में रखना है, निर्वाचन। भाग 16 में ध्यान रखना है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। फिर भाग 17 ध्यान में रखना है, भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 क्या है, आपात उपबंध। और भाग 20 को देखना है संविधान संशोधन। बस इतना ही याद रखना है। तो देखो, नागरिकता, मौलिक अधिकार, DPSP मूल कर्तव्य। फिर भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं, 14 का अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 जो है राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 20 संविधान संशोधन। इतना आप रट के चले जाओ, बिल्कुल फिक्स एक सवाल यहीं से आएगा दोस्त। पूरा 22 पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि रेयर केस में कभी 11-12 भी पूछता है, बहुत रेयर केस में। आते हैं अगले सवाल पर कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल की गई है। अभी मैंने कहा मूल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो मूल हैं 8, वर्तमान में कितनी हो गई,
12, तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी भी एक भाषा इसमें शामिल है। अच्छा, इस 22 भाषा में कौन कौन नहीं शामिल है? तो याद रखना, एक राजस्थानी नहीं शामिल है, दूसरी अंग्रेजी भी हमारी 22 भाषाओं में नहीं शामिल की गई है। तो 2 को ध्यान में रखना, ये 22 भाषा में शामिल नहीं है। अगले पे बात करते हैं, अगले सवाल पर, कि संविधान के 52वां संविधान अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की किस अनुसूची के आधार पर दल बदल आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने के योग्य? तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल। अभी मैं आपको अनुसूची पे बताने वाला हूँ कि 12 वर्तमान की 12 अनुसूचियों को 12 के 12 नहीं पढ़ने हैं, बस मुश्किल से 5 या 6 आपको पढ़ने हैं, काम हो जाएंगे बिल्कुल। आते हैं अगले सवाल पर। अब मैं आपको कुछ अनुसूचियों के पहले विशेष बता दूं, जो विशेष बड़ा महत्व का भी है, कि पहली संविधान में अनुसूची का उल्लेख पहली बार 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। शुरुआत में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ी गई, जिसे हम लोग पंचायत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत। फिर बात करते हैं 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ी गई, जिसे हम लोग नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका कहा जाता है। अब इसके इतर आपको ध्यान क्या रखना है? अनुसूची 3 याद रखना है। अभी इस पर हम लोग बात करते हैं और किस किस अनुसूची को याद रखना है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 3 याद करके जाना। 3 में क्या उल्लेख है? शपथ। संविधान के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख है। अपवाद याद रख लेना कि किनका अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो एक तो राष्ट्रपति, दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे हैं राज्यपाल, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। इनका उल्लेख अनुसूची 3 में यानी शपथ में नहीं है। 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। अनुसूची 7 ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें क्या है? विधायी विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 याद रखना, जिसमें भाषा का उल्लेख है। मूल हमारे संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 हैं। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अभी 11 आपने देखा पंचायत से संबंधित है, 12 नगर पालिका। इतना याद कर लोगे, आपका एक सवाल पक्का कोई काट नहीं पाएगा। अभी यही बात हम लोगों ने किया कि 9वीं अनुसूची 1991 में जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 2 दल बदल से संबंधित है। 11वीं 73वां संविधान पंचायत से। 12वीं जो है ये 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जिसमें नगर निकाय या नगर पालिका का उल्लेख है। देखो यहाँ पर बात भी किया गया है, भारतीय संविधान में मूल 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं। अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, पर मूल रूप से कितनी थी? 8। मित्र यहाँ सुनो ध्यान से, कई बार एक सवाल आता है कि प्रारूप समिति के गठन के समय भारतीय संविधान में कितनी मूल अनुसूचियाँ थी? तब भी 8 ही लगाना। मूल कहे या प्रारूप समिति के सिफारिश की बात करें, दोनों पे 8 ही। में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? फारसी नहीं सम्मिलित है। हमारे संविधान में मूल कितनी भाषाएं थी? तो मूल 14 थी, और अभी कितनी हो गई हैं? 22। यानी कितनी जोड़ी गई? 8 भाषा जोड़ी गई। अभी जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं ये पूछी जाती हैं। इनको आपको 3 संशोधन ध्यान रखना है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन। अब 21 को 71 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन। 3 संशोधन से जोड़ी गई 8 भाषाएं। कितने संशोधन जोड़ी गई? 3। 21, 71, 92, 21, 71, 92, ये 3 याद रखना है। कितने संशोधन से? 3 से। 21वां संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां। 21वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। बिल्कुल ट्रिक से रटो और याद कर लो, आज से रटना नहीं पड़ेगा। 71 से जोड़ी गई 3 भाषा, उसका ट्रिक क्या है? नमक। ने से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। याद रखना, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, BDMS, BDMS। बी फॉर बोडो, डी फॉर डोंगरी,
बी फॉर बोडो, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली। देखो कितनी भाषा हो गई, सिंधी 1, नेपाली 2, मणिपुरी 3, कोंकणी 4, बोडो 5, डोगरी 6, मैथिली 7 और संथाली 8। यही 8 भाषाएं जोड़ी गई। याद रखना कितने संशोधन, 3, 21, 71, 92। 21 से सिंधी, 71 से नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92 से बीडीएम, बी फॉर बोडो, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उसमें कितनी अनुसूचियां थीं जब भारतीय संविधान को। अभी मैंने बात किया ना कि ऐसे प्रश्न से खूब सावधान रहना, आयोग आपको भटकाने का प्रयास करता खूब है। तो कितनी अनुसूचियां थी, 8 ही। मूल रूप से कुल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थीं और अभी वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। नागरिकों के मूल अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं, भाग 3 में, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे, मूल अधिकार को ही कहते हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकार की, तो इसका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितने का, 6 का। पहले कितने थे, तो मूल अधिकार में मूल रूप से 7 अधिकार थे। कितने, 7 थे, पर वर्तमान में कितने रह गए, 6। एक हटा दिया गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरसित करके अनुच्छेद 300 खंड ए में जोड़ दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा है, मौलिक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार, एक वैधानिक अधिकार है। तो 6 अधिकारों की बात करें, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार या अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है। संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है, तो इसका उल्लेख मिलता है किसमें, भाग 15 में, यानी जिसे चुनावों पर यानी निर्वाचन का। तो भाग किस भाग में, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, भाग 5 में संघ का है, ठीक है। भाग 20 में अभी हम लोगों ने बात किया किसका है, संविधान संशोधन का है। किसका है, संविधान संशोधन का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, अभी हम लोगों ने पढ़ा 5, देखो 22 भाषाएं, बार बार रिपीट कर रहा है सवाल। तो मूल 14 थी, वर्तमान में कितनी हो गई, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, वही सवाल फिर रिपीट कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गैर न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान न्याय और कानून निःशुल्क कानूनी संहिता। ये गैर न्याय संगत है ये स्वरूप, ठीक है। यानी इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 खंड ए में किया गया है, जो डीपीएसपी का हिस्सा है। अगले सवाल पर आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का अधिकार का उपबंध किया गया है। तो ये उपबंध किया गया अनुच्छेद 45 में, डीपीएसपी का हिस्सा है। किसका है, डीपीएसपी का। इसी को आंगनबाड़ी शिक्षा भी कहते हैं, वहाँ पर देखरेख होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के समुदाय सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित करते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो, तो अनुच्छेद 331 के तहत। पर यहाँ ध्यान रखना, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनीत को अब क्या किया गया है, निरसित कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। किस संशोधन द्वारा, 104वां। और हम जानते हैं लोकसभा में कितने मनोनीत होते थे, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त किए जाते थे। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और 1 विधानसभा में मनोनीत किए जाते थे राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है किसको, राज्यपाल को। अनुच्छेद 155 में उल्लेख है।
किस में है? 155 में उल्लेख है राज्यपाल की नियुक्ति का, इसे याद रखना, ठीक है। अक्सर लोग 153 लगाते हैं। 153 में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। 56 में उसके कार्यकाल का जिक्र किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कहते हैं कि सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। इसके बारे में एक सवाल आता है दोस्त कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का, पर ये दोनों सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो कौन है? महान्यायवादी है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान के भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सलाह के अनुसार या स्वयं वह कार्य करेगा। कौन? राष्ट्रपति। और इसी के सब क्लाज में और भी व्याख्याएं की गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संबंध में के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 43B। ये DPSP का हिस्सा है। 43B में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है? अभी ये सवाल फिर आया था, आरंभ में पहला सवाल यही था, अनुच्छेद 44। देखो ये अलग अलग शिफ्ट में एक ही सवाल को आयोग कितनी बार पूछ सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संवैधानिक संशोधन। इसका उल्लेख भाग 20 में है। किसमें? भाग 20 अनुच्छेद 368 में जिक्र किया गया है। किसका? संवैधानिक संशोधन का। अब बात करें कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। एक तो होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है कि जैसे सदन में कोई मुद्दा पेश हुआ, कोई विधेयक पेश हुआ, उसको पास करना है तो एक तरफ 51 सदस्य हो जाएं और एक तरफ 49, तो एक सदस्य ज़्यादा हो जाए आधे से, तो इसे साधारण बहुमत कहते हैं। फिर कुछ है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3। और तीसरा संशोधन है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन करके। तो 3 प्रकार के संशोधन भारत में जिक्र हैं और इन्हीं के द्वारा सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? सबसे पॉपुलर और सबसे मशहूर सवाल है ये मेरे दोस्त, अनुच्छेद 51। DPSP 36 से 51 तक है, तो उसी में यह जिक्र है। इसी में पंचशील सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है? अनुच्छेद 352। हम जानते हैं भाग 18 में, किस में? भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किसका उल्लेख है? आपातकाल का। और हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो आज तक कौन सा आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है? कमेंट करके बताओ। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? यह सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। 21 खंड ए, शिक्षा कैसे क्या बन चुका है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी हम लोग पढ़े 25 से 28 तक। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? अब देखो ऐसे सवाल आए तो सवाल छोड़ दिया करो, क्योंकि करंट आपको आर्टिकल पता नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सवाल का आयोग हमेशा आयोग का ही माना जाता है, ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा आयोग का माना जाता है। तो इसमें सही आंसर 448 बताया गया है, पर अभी वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। पर मूल याद रखना है, मूल कितने थे? 395। भारत के संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? अभी वही बात हुआ, कितना? 395। अनुच्छेद 21 का संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया है? पूंजीवाद नहीं सम्मिलित है, बाकी बंधुत्व, संप्रभु और न्याय शब्द का उल्लेख है।
संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, सर्वोच्च शक्ति वाले शब्द के रूप में वर्णित करता है? संप्रभुता, सॉवरेनिटी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो भारत संप्रभु कब हुआ? 15 अगस्त 1947 के बाद। भारत के संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? यानी वो शब्द ही शामिल नहीं है। तो धर्म शब्द शामिल नहीं है, बल्कि समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है। तो यह भारत को क्या बना रहा है? सार्वभौम। भारत क्या बन चुका है? सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा यह प्रकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। सभी क्या हैं? समान हैं, यानी समता को स्पष्ट करता है। संविधान के ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे संविधान के नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कौन सा कानून संबंधित धारा में निहित है? तो यह है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, यह राज्य के विरुद्ध लोगों को गारंटी देता है। राजनीतिक अधिकार भी जनता को प्रदान करता है। क्या? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21, इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं, 20 और 21 को, जो आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 20 और 21 को। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकार में कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 में इसका जिक्र है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब कमेंट करके मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसकी व्याख्या किए थे। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। ये देखो 6 अधिकार: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे किस समिति के सिफारिश पर? ये कमेंट करके आप बताओ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाना या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 में यह वर्णन मिलता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं? ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार हैं सभी निलंबित हो जाते हैं। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 19 के अलावा और भी मौलिक अधिकारों को अगर निलंबित करना चाहे तो अनुच्छेद 359 के तहत वो अन्य मौलिक अधिकारों पर भी निर्बंधन लगा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 अपवाद हैं। भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं? मौलिक अधिकार को। किसको? मौलिक अधिकार को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को काम किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में। कब? राष्ट्रीय आपातकाल में। भारत निम्नलिखित कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, यानी वो उपभोक्ताओं के अनुकूल नहीं है? समानता का अधिकार। बाकी आपके उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। पुनः वही सवाल पूछा गया है, रिपीट हुआ है कि 14 वर्ष से कम
उम्र के बच्चों को निषेध करता है संविधान अनुच्छेद 24। इनके यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ना उनका मूल अधिकार है, तो उनको किसी कारखाना, होटल, रेस्तरां इत्यादि में कार्य नहीं कराया जा सकता है। एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिक को किसी भी वर्ग का अधिकार है उसे, तो उसे अधिकार होता है सुरक्षित रखने का। किसका? सुरक्षित रखने का। स्वतंत्र भारत के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 19 में। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है किसमें? अनुच्छेद 19 में। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। हमको क्या क्या? बोलने, विचार, हम बोल सकते हैं, बोलने की, विचार करने की, ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की, विचार करने की, फिर सभा करने की, भ्रमण करने की, वृत्ति या व्यापार करने की, कहीं आने जाने की, निवास करने की, ये सभी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, पर उसमें से संपत्ति को, स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। आखिरी सवाल आज का है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य ही क्या है? तो उद्देश्य है धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बनाया रखना। देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51A में। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कि यह किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मूल कर्तव्य? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और कहा जाता है कि ये मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा के लाए गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इस 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 21A में आप जानते हैं शिक्षा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बात की गई है। उपाधियों का अंत बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 18 में। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 239। 239 से 42 तक ये केंद्र शासित के प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति। आइए बात करते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या होता है। मैं पहले बताता हूं अध्यादेश कहते किसे हैं, ठीक है, और कब जारी होता है। सारी बातें बस बने रहिए, सुनते रहिए। अगर आपको लगेगा तो नोट भी कर लेना कहीं पर। अध्यादेश ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अब सवाल ये है कि अध्यादेश के बारे में कहीं कहीं 1935 का अधिनियम भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं आना। 1935 का अधिनियम या अमेरिका जो भी मिल जाए वो लगाना। तो अध्यादेश को केंद्र में कौन जारी करेगा? तो केंद्र में राष्ट्रपति जारी करेगा 123 के तहत, राज्य में राज्यपाल जारी करेगा 213 के तहत। अध्यादेश एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक अर्धन्यायिक है। कहा जाता है कि अध्यादेश कब जारी होगा? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। संसद का सत्र संसद सत्र में ना हो। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? किसी कानून को बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात करें सत्र, इसको कहते हैं बैठक। सत्र माने बैठक। तो हमारी संसद के कुल कितने सत्र हैं? 3। बजट सत्र। अब मैं आज आपको सिखा दूंगा कि अध्यादेश किस महीने में जारी होगा और कब कब जारी होगा, बिल्कुल आप एकदम समझ जाएंगे। तो देखो अध्यादेश कब जारी होगा? जब संसद सत्र में ना हो। सत्र कितने हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और फिर कौन सा सत्र है? शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र हैं। अब बात किया जाए मेरे दोस्त कि सबसे बड़ा सत्र जो है वो है आपका बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? फरवरी से लेकर के मई तक। फरवरी से मई तक बजट सत्र। जुलाई से लेकर के सितंबर तक आपका रहता है मानसून सत्र। नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आपका होता है शीतकालीन सत्र। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा सत्र कौन है? बजट सत्र। और सबसे छोटा सत्र कौन है? शीतकालीन। अब देखिए, क्या संसद जनवरी में संसद का सत्र है? नहीं होगा। कि है? देखिए, क्योंकि बजट फरवरी से मई तक है। क्या
जून में संसद सत्र में है? नहीं है। क्या अक्टूबर में संसद सत्र में है? नहीं है। यानी जब भी अध्यादेश जारी होगा तो किन किन महीनों में? जनवरी, जून और अक्टूबर में ही अध्यादेश जारी होगा। और एक बार अगर अध्यादेश जारी हो गया तो इस अध्यादेश की, एक बार जो अध्यादेश जारी होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, इसका टाइम कितना होता है? तो संसद के 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। कितना? 6 माह का। और जब अध्यादेश जारी होगा तो नई संसद के गठन के या नई संसद के पहली बैठक के 6 सप्ताह के भीतर, कितने सप्ताह के भीतर? 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन लेना होगा। अगर अनुमोदन यानी स्वीकृति मिल जाएगी तो वह अध्यादेश कानून हो जाएगा। अगर स्वीकृति नहीं मिलेगी तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। फिर भी एक बार जारी अध्यादेश की अवधि कितनी हो गई? 6 माह, 6 सप्ताह, अर्थात हम कह सकते हैं 7.5 माह। कितने माह? 7.5 माह हो सकती है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से। तो अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजाए मौत दे दी तो वो व्यक्ति अपील करता है कहाँ? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ने भी उसकी मौत की सजा को बरकरार कर दिया तो कहाँ अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर सजा उसकी बरकरार रखा, सजाए मौत की, तो वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है कहाँ पर? उसके करीबी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उसके पत्र पर विचार कर ले तो उसकी सजा क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। राष्ट्रपति क्षमादान किस प्रकार कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, विराम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और प्रविलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रविलंबन। ये शब्दावलियां ध्यान में रखना। इतने स्वरूप राष्ट्रपति को दिए गए हैं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा, विराम, परिहार, लघुकरण, मैं इसकी आगे व्याख्या करूंगा, आपको बताऊंगा क्लास में। अभी इतना ही समझ लो कि क्या ऐसी दशा है कि कोर्ट के अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां क्यों दी गई? क्योंकि आप जानते हैं हमारा कानून अंधा है। स्वाभाविक है, पट्टी हटाने से क्या कानून की आंखें खुलने से क्या कानून देखने लगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ठीक है, अभी भी यह मान्य है कि कानून देखता नहीं है। कई बार क्या होता है कि मर्डर कोई और व्यक्ति करता है और उसमें किसी और व्यक्ति को इन्वॉल्व करा दिया जाता है और उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई, झूठी गवाही, सारी चीजें हो जाती हैं और वो फांसी के तख्ते तक चला जाता है। तो हमारी न्यायपालिका कहती है कि एक बेगुनाहगार व्यक्ति को अनायास फांसी की सजा न मिले, इसलिए अगर उसने याचना किया है राष्ट्रपति से तो मान लो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गलती हो जाए, साक्ष्य के अभाव में हाई कोर्ट से गलती हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से, तो एक बार राष्ट्रपति के पास अवसर होता है। कई ऐसे केसेस हुए हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने बिल्कुल माफ किया है और बाद में पता भी चला कि व्यक्ति निर्दोष था। तो कई बार कोर्ट स्वयं बचना चाहता है, लेकिन क्या करे, उसके भी हाथ कानून से बंधे हुए हैं। इसलिए कोर्ट के अलावा एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें क्षमादान की शक्तियां मिली हैं, राष्ट्रपति। किसी भी प्रकार के मृत्युदंड सजा को क्षमा कर सकता है या किसी कोर्ट मार्शल सजा को भी क्षमा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो वह भाग 5 में। किस में वर्णन किया गया है? भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें संघ की बातें व्याख्यायित हैं। किस विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग वीटो कहते हैं। अब मैं वीटो के बारे में बताता हूं। राष्ट्रपति को वीटो जो है लैटिन वर्ड है। वीटो कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। वीटो का अर्थ होता है निषेध या मना करना। वैसे कुल वीटो 4 प्रकार के होते हैं, पर भारत में राष्ट्रपति को निषेध के 3 पावर दिए गए हैं। एक हम लोग कहते हैं संपूर्ण निषेधाधिकार या संपूर्ण वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, और तीसरा जो आपका है वह है जेबी या पॉकेट वीटो। जेबी या पॉकेट वीटो।
ये 3 प्रकार के वीटो। संपूर्ण वीटो का मतलब है जब संसद के दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो उसे कहते हैं संपूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो कहते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ समय के लिए कानून बनना रुक जाता है। निलंबनकारी, जब राष्ट्रपति के पास दोनों सदन से विधेयक आए और राष्ट्रपति उस विधेयक पर पहली बार हूबहू वापस कर दे, दस्तखत न करे, दोबारा फिर अगर वही विधेयक आ जाए तो हस्ताक्षर कर दे, इसे कहते हैं निलंबनकारी। यानी कुछ समय के लिए वह विधेयक कानून बनने के लिए रुक जाएगा। पॉकेट या जेबी वीटो का मतलब क्या है कि जब संसद के दोनों सदन विधेयक को पास कर दें, राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति उस पर ना तो दस्तखत करे ना तो मना करे, बल्कि अपनी जेब में रख ले। इसी को कहते हैं पॉकेट या जेबी वीटो, क्योंकि हमारे संविधान में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रख सकता है, टाइम का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को 6 माह तक रोक लेता है तो विधेयक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बताऊंगा। जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग खूब पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति ने किया था, तो इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने इसका किया था। डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 के लगभग में। उस समय राजीव गांधी सरकार थे। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। अगले सवाल पर आते हैं। भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन मिलता है। किसमें? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, तो इसका भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का। हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का आपसी और संतुलित विभाजन। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के पहले कहा जाए गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इनके बारे में कहते हैं भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मोरारजी देसाई के बारे में बताएं तो कहते हैं भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी कौन थे? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने संसद का एक दिन का भी सामना नहीं किया, उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। तो ये नाम ध्यान में रखना है। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और ये व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं प्राप्त करता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में यह वेतन पाने का हकदार होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अगले सवाल पर आते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी देखो सवाल दोबारा वही पूछ रहा है, बस ट्रेंड चेंज किया है। इसीलिए मैं बोलता हूं PIQ श्रृंखला द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार देखो, 1000 बार देखो, जब तक नौकरी न पाओ तब तक देखो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका बिल्कुल सही कथन है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे लोकसभा सीधा जनता द्वारा चुनी जाती है, पर राज्यसभा जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। हम लोग विधानसभा सदस्यों को चुनते हैं। जैसे देखिएगा, लोकसभा सदस्य को MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा सदस्य को MLA कहते हैं। क्या कहते हैं? MLA, या हम लोग वैसे भाषा में विधायक कहते हैं। तो हम लोग विधायक को वोट देते हैं, और विधायक किसको वोट देते हैं? राज्यसभा सांसद चुनते हैं। तो राज्यसभा सांसद हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? फिर वही सवाल देख रहे हो, अलग अलग शिफ्ट में आयोग किस तरह से पूछा है। एक ही प्रश्न 3 बार पूछ रहा है, एक ही उत्तर है, प्रश्न बदला है, आंसर एक ही है।
निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की जिक्र किया गया है अनुच्छेद 109 में और धन विधेयक की परिभाषा की गई है 110 में और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो उसे पदच्युत किया जाता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा। लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके उसे क्या किया जाता है? पद से हटाया जा सकता है। और वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। और ये किस लोकसभा के अध्यक्ष हैं? 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो यह 31वां संविधान संशोधन द्वारा, किस 31वां संविधान संशोधन के द्वारा वृद्धि की गई थी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम क्या है? मीरा कुमार। क्या नाम है? मीरा कुमार है पहली लोकसभा महिला अध्यक्षा। और वर्तमान के कौन है? ओम बिड़ला। और पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? जीबी मावलंकर। क्या नाम है? जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल। जैसे महान्यायवादी यानी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसे महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आते अगले सवाल पे, संसद के दोनों सदन द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के समक्ष। जब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा बिल पास कर देते हैं तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, अधिनियम या कानून बन जाता है। किसी लोकतांत्रिक देश में कानून का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो यह होता है संसद के पास। कौन किसके पास होता है? संसद के पास ही होता है, वही कानून बनाने की संस्था होती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद में गणपूर्ति या कोरम। संसद में गणपूर्ति या कोरम। भारत के में लोगों के डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। कहाँ से? अधिक आबादी वाले। जहाँ की आबादी अधिक होगी वहाँ अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी हैं? 31 सीटें हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संघ पे कानून केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य पर राज्य बनाएगा, समवर्ती पे संघ और केंद्र दोनों बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो ना तो संघ में हो, ना तो समवर्ती में हो, ना तो राज्य में, उन्हें अवशिष्ट कहते हैं। और अवशिष्ट पे भी अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर 5 साल में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। और वर्तमान के वित्त मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं? तो यह होती है महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं? भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, यही बजट में दर्शाया जाता है। बजट क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा है, कितना रुपया आया, कितना रुपया गया। और बजट को हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग विधानमंडलों या सदनों में विभाजित करती है। कौन? द्विसदनीय। कई सदन में? द्विसदनीयों में विभाजित करती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। यही कथन बिल्कुल इसका सही है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदार को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में आवेदन दाखिल करता है। कैसा? दिवालियापन का, कि मैं बिल्कुल
समाप्त हो चुका हूं, मेरी स्थिति बेहतर नहीं रह गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी उसे किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई हैं? तो खूब जानते हैं, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट को याचिका और हाई कोर्ट को दोनों को प्राप्त हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, 5 प्रकार के रिटेन को जारी करने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 32 से दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है हाई कोर्ट को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल की गई है? तो यह की गई अनुच्छेद 129 और 42 के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो उसके अधिकार क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? वित्तीय क्षेत्र को। बाकी सभी उसके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि संविधान का प्रहरी किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को ही कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कि यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून ही अंतरिम नहीं होगा, बल्कि उसका जांच भी कौन करेगा? न्यायपालिका, कि क्या वह कानून सम्मत बनाया गया है कि गैर सम्मत। अगर गैर सम्मत बना है तो उसको शून्य करने का पावर भी है। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता होना चाहिए, या 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, तब वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। रिट या परमादेश, क्या कहते हैं? परमादेश। राज्यों की परिषद में कामकाज, प्रक्रिया और आचरण किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? नियम 8 के तहत। किसके तहत? नियम 8 के तहत। भारतीय संविधान को किस रूप में घोषित किया गया है? तो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत, इंडिया को भारत के रूप में वर्णित किया गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। निम्न में से किस विकल्प को भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है? वह है स्थानीय स्वशासन, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीण सरकार या स्थानीय स्वशासन, जिसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नगर निगमों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? महापौर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? महापौर। उद्देश्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है, तो संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। भाग 9 में, भाग 9 में पंचायत और 9 के काम में नगरपालिका को जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? जिला पालिका के नाम, नगर पालिका के नाम से। किस नाम से? नगर पालिका के नाम से जानते हैं। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी वर्ष? 21 वर्ष होनी चाहिए। अस्थाई सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। किसे शामिल नहीं किया गया है? ग्राम समिति को नहीं शामिल है, बाकी पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 खंड शामिल हैं। और इसका सुझाव दिया था किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाया था। भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? टी का क्या अभिप्राय है? तो वह है ट्रेल। टी फॉर क्या होता है? ट्रेल। चुनाव के समय राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग आचार संहिता कहते हैं। और ये किसके द्वारा तय किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। अगर देश का चुनाव है, स्थानीय स्तर पे है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं सब भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं।
भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट इसका पूरा नाम है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऐसे ही एक नया आया है लोकतंत्र को बेहतर कराने के लिए नोटा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। और बाकी ईवीएम मशीन ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है, जिसे हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। कहीं कहीं 329 खंड का भी लिखा रहेगा, पर 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन वर्तमान में कई सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है। और अभी इसके जो वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हैं आपके राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। और यहीं पर याद रखना आपको कि राजीव कुमार भारत के किस नंबर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? 25वें। और यहाँ एक विशेष मैं बात और बताऊंगा, इलेक्शन कमीशन से जितने सवाल आएंगे हो जाएंगे। एक तो याद रखना है किस भाग में है, भाग 15 में। दूसरा याद रखना अनुच्छेद 324 से 29 तक। तीसरा याद रखना है कितने सदस्यीय हैं, वो 3 सदस्यीय कब से? 1990 के बाद से। पहले 1 सदस्यीय था। अभी वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन है? राजीव कुमार। किस नंबर के हैं? 25वें। अगली बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और आखिरी बात ये ध्यान रखना है इनका कार्यकाल, बस ये याद रखना है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्यकाल? क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और जो अन्य इलेक्शन कमीशन होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा अन्य का? तो अन्य इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62। ये दोनों डिफरेंस याद रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 जो भी पहले हो, अन्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 जो भी पहले हो। अगले सवाल पर आते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष में बदला गया है? तो यह बदलाव किया गया 2018 में इसे बदला गया है। वित्त आयोग के गठन 27 नवंबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया। किस नंबर के? 15 में। तो अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? NK सिंह को, नंद कुमार सिंह, NK सिंह। और अभी 16वें वित्त आयोग का भी अनाउंस हो चुका है। तो भारत के 16वें वित्त आयोग कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और अगर बात किया जाए कि 12वें वित्त आयोग कौन थे, तो 12वें वित्त आयोग थे डॉक्टर सी रंगराजन। क्या नाम था? डॉक्टर सी रंगराजन। और इसके पहले 12वें वित्त आयोग डॉक्टर सी रंगराजन। और 14वें वित्त आयोग कौन थे? तो NK सिंह के पहले वित्त आयोग थे YB रेड्डी। तो याद रखना कि 14वें वित्त आयोग YB रेड्डी, 15वें NK सिंह, 16वें होंगे अरविंद पनगड़िया और 12वें कौन थे? तो 12वें का नाम है डॉक्टर सी रंगराजन। याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? मार्च 1950 में। यह कैसा आयोग है? एक गैर संवैधानिक आयोग है। कौन सा? योजना आयोग। यथा फरवरी 2019 को नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो पुराना करंट अफेयर है, उस समय कौन थे? राजीव कुमार। अभी कौन हो गए हैं? डॉक्टर सुमन के बेरी। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और अध्यक्ष अगर ध्यान रखना है तो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। किसके? नीति आयोग के। तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1950 में। और नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शक्तियां केवल प्रकृति में सिफारिश या अनुशंसात्मक ही हैं। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए हैं। इन वर्षों में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन हो चुके हैं?
तो ये 2019 तक के संशोधन पूछे गए हैं। तो उस समय तक के हो चुके हैं 103 और अभी कुल कितने हो चुके हैं, तो 106 संशोधन अभी तक हो चुका है। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक 2019 का उद्देश्य तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को जारी रखते हुए भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशी चरित्र को बनाए रखना है। तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है कब तक, 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। किसका, एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। हर 10 साल पर संशोधन करके बढ़ाया जाता है। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था। तो बड़ा मशहूर संशोधन था 77वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल को जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था संविधान के 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और किसको किसको शामिल किया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में, तो एक दिल्ली को, दूसरा पुदुचेरी को। तो दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 70, पुदुचेरी में कितनी हैं, 30 सीटें हैं। तो राष्ट्रपति के वोट देने वाली कितने यूटी हैं जो राष्ट्रपति को मतदान करते हैं वर्तमान में, 3। दिल्ली विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं, पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य और जम्मू एंड कश्मीर के। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं वर्तमान समय में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह किया गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इसे अनिवार्य किया गया था। बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा एक बार वापस करने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अधिनियम 2015 द्वारा भारत के किस पड़ोसी देश को सीमा संशोधित कर दिया गया है? तो ये संशोधन आपका था बांग्लादेश को। बंगाल की कुछ ज़मीनें को बांग्लादेश हस्तांतरित किया गया और बांग्लादेश की कुछ ज़मीनों को भारत में शामिल किया गया है। और ये किस संशोधन द्वारा? तो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यह था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना, क्योंकि गोवा पे पहले अधिकार किसका था? पुर्तगीजियों का। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य नीति निर्धारक तत्व के अनुरूप राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं, नगर पालिकाओं से। 73वां पंचायत से है, 74वां नगर पालिका से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा यह समापन किया गया। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और इसके लिए अनुच्छेद 21 खंड ए जोड़ा गया है। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया है। तो पंचायती राज संस्था अस्तित्व में आया 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। संविधान में मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। यानी मूल कर्तव्य मूल संविधान में आरंभ में नहीं था। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 330 क्लास ए या खंड ए में रखा गया है, जो एक कानूनी अधिकार है, पर अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में।
ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है आर्थिक आरक्षण, जिसे EWS कहते हैं। और ये कितने प्रतिशत का आरक्षण है? 10% की आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई है। संविधान के किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की शुरुआत की गई? तो यह शुरुआत की गई थी सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई? तो 100वां के द्वारा व्यवस्था की गई है कि कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया। 101वां GST से है। 102वां आपका संबंधित है किससे? पिछड़ा वर्ग से। और 103वां संबंधित है किससे? EWS से। और 104वां जो संबंधित है वो किससे? तो 104वां के द्वारा एंग्लो इंडियन का क्या किया गया? रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया। संविधान के किस संशोधन में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, BDMS। B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। और ये किस संशोधन द्वारा? 92वां के द्वारा। लेकिन 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषा को जोड़ा गया? 3। इसका ट्रिक है नमक। ना फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी और का फॉर कोंकणी। तो ध्यान में रहना, 71वां द्वारा 3 भाषा और 92वां के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया है। वर्तमान में संविधान के 8वें अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। और मूल कितनी थी? 14। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 और 52 में। तब से लगातार आम चुनाव चल रहा है। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो 6। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब नहीं है। ये 6 राज्य जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या है? तो द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद केवल कितने भारत के राज्यों में? 6। आपका एक बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश, दूसरा बात करते हैं इसका छोटा भाई बिहार, यहाँ भी विधान परिषद है। तीसरा बात करते हैं महाराष्ट्र में भी है। चौथा बात किया जाए तो कर्नाटक में भी है। और 5वां बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी है। और छठा बात करें तो तेलंगाना में। यही 6 भारत के राज्य हैं जहां पर वर्तमान में विधान परिषदें हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह गठन किया गया था 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ निहित है किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले यही व्यक्ति थे। में भारत जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसे कई बार विभाजन का सामना करना पड़ा? आप सभी इसका नाम जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। एक अंग्रेज। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का प्रतीक है? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता है। किसका है? बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन के तहत 92वें अधिनियम 2003 के द्वारा अद्यतन सूचीबद्ध भाषाएं कितनी हैं? तो अभी कुल सूचीबद्ध भाषाएं कितनी हो गई थी? तो 22।
मैंने अभी बात किया ना, BDMS 4 भाषाओं को जोड़ा गया, उसके पहले 18 थी, तो BDMS 4 जोड़ा गया तो कितनी हो गई? 22। B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। और ये किस संशोधन से द्वारा जोड़ा गए थे? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है, तो इसका संबंध है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से ही संबंधित है धारा 354। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? यह था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है कि यह भारत के कुछ हिस्सों में लागू है। ये गलत है क्योंकि ये भारत के पूरे हिस्से में लागू है। क्या? समान पारिश्रमिक अधिनियम कि यानी व्यक्ति को कार्य के लिए एक निश्चित रकम देनी होगी। नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित जुड़ा हुआ है। 1955 भारतीय दंड संहिता की धारा 304B से संबंधित है, तो इससे संबंधित है दहेज हत्या। इसलिए हमारे यहाँ दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 बनाया गया है। दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध माना गया है, पर व्यवहारिक ऐसा नहीं है, केवल सिद्धांत में है। बाल विवाह अधिनियम 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो यह देता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। और ये घटना ज़्यादा जोर कब पड़ी? जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से यह ज़्यादा जोर पकड़ी। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस वर्ष संशोधित किया गया है? 2005 में। देखो रिपीट किया, यही सवाल दोबारा पूछ रहा योग। अधिनियम कानून एक अच्छा उदाहरण है, इसके कार्य करने का अधिक संभावना है क्योंकि यह जो है लोगों को पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। RTI कब लाया गया था? 2005 में कांग्रेस सरकार में ही सूचना अधिकार अधिनियम को लाया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 लागू हुआ था, तो यह लागू किया गया था जनवरी 2020 में। भारत में उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया? तो यह समाप्त किया है 1956 में। ज्येष्ठाधिकार का मतलब है जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक प्रदेश का गठन कर दिया गया? 1973 में। नियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दे। तो यह है भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018। आज देखो बड़े बड़े भगोड़े देश छोड़ चुके हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में, और इसी समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध माना गया है? धारा 354C के तहत। इसलिए कहीं ताक झांक मत करना, नहीं तो जाओगे। किस धारा की 20 मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है? ये कौन से अधिनियम में ऐसा व्याख्या किया गया है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया है, तो कहाँ को छोड़कर? जम्मू कश्मीर में। ये पहले था पर अब सभी जगह लागू है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है। दूसरी बार की अवधि तक के कारावास और जुर्माने से यह दंडनीय है। कितने वर्ष के लिए बताया गया है? 2 वर्ष के लिए। दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा
साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो कि 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। यह जुर्माने की राशि कितने तक बढ़ाई जा सकते हैं? इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो ये दंडित किया जा सकता है 10 तक, यानी रुपए 10 तक बढ़ाया जा सकता है जुर्माने की राशि। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए अपराध से संबंधित है? तो यह है धारा 313, सबसे बड़ा अपराध इसे माना गया है। भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में यह लागू किया गया। शस्त्र और गोला बारूद रखने, उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1959 में पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2018 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 2013 में पारित किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दिए गए वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है। इसके स्थान पर 1986। और उपभोक्ताओं को कितने अधिकार हैं? आइए देखिए। एक प्रचार पहले आता था, जागो ग्राहक जागो। आपको सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार व उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। यानी कोई सामान खरीदने से पहले उसकी मोल भाव, गुणवत्ता, उसकी मात्रा, सब कुछ जानने का आपके पास अधिकार है। भारत संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2018 में पारित किया गया था। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया है? 1994 में यह पारित किया गया। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू किया गया था? 2007 में लागू किया गया था। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के लिए उपभोक्ताओं की चाहत करने का अधिकार है। निवारण की चाहत करने का इनका अधिकार है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 के भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले सदस्य थे? उनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर। और दूसरे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1947 के भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और राष्ट्राध्यक्ष का नाम पता ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्राध्यक्ष और संविधान सभा भंग किया गया, सब कब? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है। किसको वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं? बांस को, क्योंकि बांस एक घास है और सबसे बड़ी घास है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? कमेंट करके मुझे बताओ। वैसे भारतीय तिरंगा पिंगली वेंकैया ने बनाया है, पर इसमें कितनी तीलियां हैं? कमेंट करके आप बताओ। न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है, तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सैनिक शासन के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनतंत्र निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जनतंत्र के संदर्भ में? तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। कौन? जनतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिसे हम लोग कहते हैं। अमेरिका को किस वर्ष को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 में। और इसीलिए कहते हैं आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है किसे? संयुक्त राज्य अमेरिका को। और सबसे छोटा लिखित संविधान वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वह कौन सा देश है जिसने 19वीं शताब्दी से
सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। सबसे पहले यहीं पर दिया गया। भारत में महिलाओं को मताधिकार आके दिया गया कब? 1926 में 1919 के एक्ट के द्वारा, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोगों के प्रति, यानी जनता के प्रति। तो लोकतंत्र सबसे बेहतर माना जाता है। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाए। अब्राहम लिंकन का यह वाक्य खूब प्रसिद्ध है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है? भारत। लोकतंत्र का जन्मदाता मानते हैं अमेरिका को, लेकिन सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? तो अपना देश भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? खूब बार ये सवाल पूछा जाता है। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है पुलिस। वन समवर्ती सूची का। बैंकिंग और रक्षा किसका है? संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, वो है एकात्मक प्रणाली। भारत में कैसी शासन है? तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या हैं? तो प्राथमिक जिम्मेदारियां भारत की हैं रक्षा बलों को बनाए रखना, यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान अपनाया गया। किस भारतीयों को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो यह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं। कौन? मोरारजी देसाई। और इन्हीं को कहते हैं देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री या वृद्ध प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। कौन? मोरारजी देसाई। वर्तमान के भी प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन एक है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? तो राजनीतिक असमानता का विचार, इसे समाप्त कर दिया गया है। लोकतंत्र में राजनीति और सामाजिक समानताओं पर अध्ययन किस बात का पता चलता है? लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं, इसका पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो उस निकाय का नाम ही है जिसे हम लोग कैग कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग के नाम से भी जानते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। इसमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। किसमें? तो आप सभी जानते हैं समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो संघ सूची में मूल कितने विषय थे? 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। पर अभी बताया जा रहा है संघ में बढ़कर लगभग 100 के आसपास, राज्य में 5 कम हो गए 61 हो गए, और समवर्ती में 5 बढ़ गए तो कितने हो गए? 52। भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? एकजुट रखना। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, यही थे पहले कानून मंत्री। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, यह कथन है अब्राहम लिंकन साहब का, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? 1856 में लागू किया गया।